जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 173 और 174 के बारे में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं 173 और 74 कहते क्या है। दोस्तों, आर्टिकल 173 कहते हैं कि ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उनके जो मेंबर होते हैं, विधायक जी, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्योंकि देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं है। भारत के 6 राज्यों को छोड़कर बाकी भारत के किसी और राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो 6 राज्यों में भारत के बाइकैमरल लेजिस्लेचर गए, इसके अलावा रिमेनिंग राज्यों में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर गए। तो आपको विधायक मिलेंगे, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप आर्टिकल 173 पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सेम है आर्टिकल 84 के। जिस तरह आर्टिकल 84 में लिखा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो सांसद होते हैं, उनकी मेंबरशिप क्या होती है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसी तरह आर्टिकल 173 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखिए, पहला तो क्या है कि कॉमन है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर सम पर्सन ऑथराइज्ड इन द बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन एन ओथ और एफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल मस्ट टेकन एन ओथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत के संविधान की कसम खानी पड़ती है। अगर आप भारत के संविधान का 3rd शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें ओथ एंड एफर्मेशन का जिक्र है। बस उसी के अंडर आपको ओथ एंड एफर्मेशन लेनी पड़ती है। किनको? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर एमएलए बनना है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, तो उसके लिए कम से कम 25 साल या उससे ज्यादा की उम्र होनी चाहिए। 25 साल से कम का इंसान स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दाखिला नहीं कर सकता, पहली फुर्सत में डाल देंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए 25 साल या उससे ज्यादा की एज होनी चाहिए। वहीं पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है, अगर विधान परिषद का मेंबर बनना है, तो उसके लिए कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। तो फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली 25 ईयर्स और मोर देन 25 ईयर्स, मतलब 25 साल कंप्लीट कर लो तभी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए या उससे ज्यादा के होने चाहिए। एंड ऑन द डेट ऑफ नॉमिनेशन, जिस दिन नॉमिनेशन भरोगे उस दिन का आपकी एज देखी जाएगी। जिस दिन आप नॉमिनेशन दाखिला करोगे उस दिन की आपकी एज देखी जाएगी। एंड उसके अलावा कुछ कानून हैं, उन कानूनों के अंडर भी कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं। इफ यू वांट टू बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ये तो मैंने आर्टिकल 173 के बारे में आपको बताया कि आर्टिकल 173 में जो क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या क्या है। आर्टिकल 174 क्या कहता है? सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। भाई, विधानसभा है, विधान परिषद है, जिस तरह लोकसभा है, राज्यसभा है, उनका सेशन होता है। 3 तरह का सेशन होता है अगर आप पढ़ेंगे, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, ऑटोमन सेशन। ठीक उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी सेशंस होते हैं, प्रोरोगेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जो कि आर्टिकल 174 कहता है, द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। देखिए भैया, ये तो पार्लियामेंट का भी कानून है, यही कानून स्टेट लेजिस्लेचर में भी लागू होता है कि 1 साल में कम से कम नहीं तो 2 सेशन तो होना चाहिए। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और राज्यों का गवर्नर टाइम टू टाइम समन भेज सकता है हाउसेस को। चाहे तो वो एक हाउस को समन भेजे, क्योंकि भाई जहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर गया, लाइक पंजाब, वहां पर गवर्नर समन भेजेगा किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को। या तो हो सकता है दोनों हाउसेस को समन भेजेगा, लाइक यूपी में
गवर्नर दोनों हाउसेस को समझ भेजेगा, बिकॉज यूपी में बाइकैमरल लेजिस्लेचर गए कि भैया टाइम टू टाइम मीट करो, काम करो, और कम से कम एक साल में 2 सेशन होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और गवर्नर के पास इतनी पावर होती है कि वो वक्त दर वक्त दोनों हाउसेस को या एक हाउस को प्रोरोग कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होती है। अब एक सवाल है कि ये प्रोरोगेशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, प्रोरोगेशन मतलब होता है एंड ऑफ सेशन। एंड ऑफ सेशन, जब एक सेशन खत्म हो जाता है तो उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। और प्रोरोगेशन और रीअसेंबली के बीच का जो वक्त होता है उसको रिसेस कहते हैं। तो प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ सेशन, नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। तो सेशन जैसे खत्म होगा, मान लीजिए बजट सेशन गया, वो खत्म हो गया, उसके बाद जो गवर्नर होगा वो प्रोरोग कर देगा असेंबली को। डिसोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? देखिए, डिसोल्यूशन लोकसभा का 2 तरह से होता है, ठीक उसी तरह विधानसभा का भी 2 तरह से होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया विधान परिषद राज्यसभा की तरह डिसोल्यूट नहीं होती है। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट टेन्योर 5 years और द टर्म्स एज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, 5 साल के लिए चुनी जाती है। 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएगी। या मान लीजिए कि उस 5 साल में नेशनल इमरजेंसी लग गई तो 1 साल और बढ़ाकर 6 साल के बाद सेंट्रल के लेवल पर लोकसभा और एज पर आर्टिकल 174 स्टेट के लेवल पर विधानसभा डिसोल्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट या कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ गवर्नर, ठीक है। इफ President is authorized by the Council of Ministers, he can dissolve Lok Sabha even before the end of the term. He may also dissolve Lok Sabha if Council of Ministers loses confidence and no party is able to form the government. देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि लोक सभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व तो हो जाएगी 5 साल के बाद, ठीक उसी तरह विधानसभा भी हो जाएगी। विधान परिषद और राज्यसभा का डिसोल्यूशन तो होता नहीं है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर के कारण भी डिसोल्यूशन होता है। अच्छा, ये डिसोल्यूशन कब होता है? अगर राज्य के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को ये कह दें कि गवर्नर विधानसभा को भंग कर दे, विधानसभा को डिसॉल्व कर दे, तो विधानसभा डिसॉल्व हो सकती है 5 साल के पहले भी। एंड विधानसभा तब भी आपकी डिसॉल्व हो सकती है अगर जो गवर्नमेंट है वो कॉन्फिडेंस लूज कर दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ लगे और वो कॉन्फिडेंस लूज कर दे और कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार ना हो। और एक बात याद रखिएगा, जैसा कि इसमें लिखा है, वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर द डिसोल्यूशन इज इररिवोकेबल। कि अगर एक बार लोकसभा 5 साल के पहले, मतलब 5 साल कंप्लीट करने से पहले डिसॉल्व हो गई तो वो डिसोल्यूशन को इररिवोकेबल माना जाता है, मतलब दोबारा से वो टेन्योर ओपन नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह अगर 5 साल पूरा करने से पहले विधानसभा डिसॉल्व हो गई तो वो डिसोल्यूशन इररिवोकेबल होगा। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल 173 और आर्टिकल 174। उम्मीद है आर्टिकल 173 और आर्टिकल 174 आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना प्यार दीजिए गुरु घंटाल को, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।